हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। इसमें क्लास 6 टू 12 तक के हिस्ट्री को अच्छे से कवर किया जा रहा है। आज का टॉपिक है मराठों का उदय, अध्याय 32। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो शिवाजी का प्रारंभिक जीवन वृत्त, शिवाजी का प्रशासन एवं उनकी उपलब्धियां और शिवाजी का अष्टप्रधान। सबसे पहले शिवाजी का जो प्रारंभिक जीवन वृत्त है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मराठा राजवंश के अंतर्गत जो पहला नाम आता है सजन सिंह का, इनका संबंध 5वीं पीढ़ी से था। दूसरा नाम उग्रसेन का, इनके 2 पुत्र थे, नाम याद रखिएगा, कर्णसिंह और शुभकर्ण। शुभकर्ण इनके वंशज भोसले कहलाए और इसके अंतर्गत बालाजी भोसले और मालेजी थे। बालाजी भोसले और मालेजी, और मालेजी के अंतर्गत अगर बात करें तो इसके बाद जो है साजी भोसले और संभाजी थे। संभाजी बड़े भाई थे। साजी भोसले का 2 विवाह हुआ था। देवगिरी के यादव लाखूजी जाधव राव पुत्री जीजाबाई से, और दूसरा विवाह तुकाबाई मेहिते से। याद रखिएगा। साजी भोसले के अंतर्गत अगर बात करें तो शिवाजी प्रथम और राजा राम थे। इनके 2 पुत्र थे साजी भोसले के, शिवाजी प्रथम और राजा राम। राजा राम के माता का नाम तुकाबाई मेहिते था और शिवाजी प्रथम के माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है। राजा राम के पत्नी का नाम ताराबाई था। इसके बाद शिवाजी सेकंड का क्रम आता है। याद रखिएगा, संभाजी, संभाजी के बाद साहू जी, और साहू जी के बाद जो है 2 स्वतंत्र शासक थे। उत्तर में सतारा साहू जी और दक्षिण कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय, और इसके बाद राजा राम सेकंड का जो है क्रम आता है। अगर बात करें तो देखिए, शाहजी ने पूना की जागीर अपनी अपेक्षित पत्नी जीजाबाई और उनके नाबालिग बेटे शिवाजी के जिम्मे जो है छोड़ दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में 1645 से 47 ईस्वी में पूना के समीप रायगढ़, कुंडाना और तोरण के पहाड़ी किलों को जीतकर शिवाजी अपने पराक्रम का परिचय दे चुके थे। 1647 ईस्वी में शिवाजी के अभिभावक दादा कोंड देव की मृत्यु हो गई। शिवाजी का देश विजय का वास्तविक समय 1656 ईस्वी में आरंभ हुआ, जब उन्होंने मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से जावली का राज जीत लिया तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। जावली की विजय से वह मवाली क्षेत्र के निर्विवाद स्वामी बन बैठे, बिना विरोध के स्वामी बन बैठे। परिणाम स्वरूप सतारा क्षेत्र और तटवर्ती पट्टी कोकड़ को अपने अधिकार में ले लिया। बीजापुर ने उनके विरुद्ध जो है कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया। उसने 10,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ अफजल खां नामक एक प्रमुख बीजापुरी सरदार को शिवाजी के विरुद्ध भेजा और उसे निर्देश दिया कि जैसा भी हो वह उसे बंदी बना ले। शिवाजी के सैनिक जो थे खुली लड़ाई के अभ्यस्त नहीं थे, इसीलिए अफजल खां की विशाल सेना को देखकर जो शिवाजी के सैनिक थे वो भयभीत हो गए, डर गए। अफजल खां ने शिवाजी को व्यक्तिगत मुलाकात के लिए निमंत्रण भेजा और वादा किया कि वह उसे बीजापुर के सुल्तान से जो है माफी दिलवा देंगे। शिवाजी को कहीं शक था कि यह जो है अफजल खां की चाल है, इसीलिए वह पूरी तैयारी के साथ उसके शिविर में गए और साहसिक अपने बखनख तथा कटाल से जो है अफजल खां की हत्या कर दी। अब उसने अफजल खां की नेतृत्व विहीन सेना पर आक्रमण करके उसके पैर उखाड़ दिए तथा उसके सभी साजो सामान पर, जिसमें तोपखाना भी शामिल था, इस पर जो है अधिकार कर लिया। ठीक है। इस विजय से उत्साहित होकर मराठा सेना ने पनहाला के मजबूत किले पर जो अधिकार कर लिया तथा दक्षिण कोकण और कोल्हापुर के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। औरंगजेब मुगल साम्राज्य की सरहद पर मराठा शक्ति के इस उदय को चिंता के दृष्टि से देख रहा था। उसने दक्कन के नए सूबेदार शाइस्ता खां को, जो वैवाहिक संबंधों के कारण औरंगजेब का रिश्तेदार भी था, शिवाजी के राज पर आक्रमण करने का जो है इसे आदेश दिया। आरंभ में लड़ाई शिवाजी के विरुद्ध थी। शाइस्ता खान ने पूना पर अधिकार करके जो है 1669 ईस्वी में उसे अपना मुख्यालय बना लिया। शिवाजी ने छापामार युद्धों से मुगलों को अत्यधिक परेशान किया तथा मराठों ने अप्रतिम वीरता का जो है परिचय दिया। शिवाजी ने एक साहसिक कदम उठाया। वह शाइस्ता खां के पूना स्थित शिविर में प्रवेश कर गए और रात में उसके हरम में आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां का बेटा और एक रक्षक जो है मारा गया तथा शाइस्ता खां घायल होकर भाग गया। इस साहसिक आक्रमण से खान की बहुत निंदा हुई और शिवाजी की प्रतिष्ठा जो है अत्यधिक बढ़ गई। तो ये क्रुद्ध शाह ने शाइस्ता खान का जो है तबादला करके उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया
और इस बीच शिवाजी ने एक और साहसी कार्रवाई की। उसने मुगलों के प्रमुख बंदरगाह सूरत पर आक्रमण कर दिया और उसे लूट लिया। जून 1664 ईस्वी में जो है उसने आक्रमण किया था। इसके बाद पुरंदर की संधि और आगरा दरबार में शिवाजी की उपस्थिति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस समय इनकी क्या प्रतिक्रिया थी। शाइस्ता खां की विफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को परास्त करने के लिए आमेर के राजा जय सिंह को तैनात किया। जय सिंह औरंगजेब के सबसे विश्वस्त सलाहकारों में से एक था। उसे पूरी प्रशासनिक और सैनिक स्वायत्ता प्रदान की गई, जैसे उसे दक्कन में मुगल प्रतिनिधि पर किसी प्रकार जो है निर्भर न रहना पड़े। पूर्व के सेनापतियों की तरह जयसिंह ने मराठों की शक्ति को कम आंकने की भूल नहीं की। उसने सावधानी के साथ कूटनीतिक और सैनिक तैयारियां की। उसने शिवाजी के सभी शत्रुओं और विरोधियों से सहायता देने की जो है अपील की। पूना पहुंचकर जयसिंह ने शिवाजी के प्रदेशों में महत्वपूर्ण स्थल पुरंदर पर आक्रमण करने का फैसला किया। शिवाजी का परिवार और खजाना पुरंदर में ही था। जयसिंह ने बहुत नजदीक से पुरंदर पर जो है घेरा डाला और उसे मुक्त कराने के मराठों के सभी प्रयत्नों का विफल कर दिया। घेरा कब डाला? 1665 ईस्वी में। जब शिवाजी को लगा कि अब किले की सुरक्षा नहीं कर पाएगा तो उसने जयसिंह से समझौता वार्ता जो है प्रारंभ कर दी। इस समझौते की सहमति जो है निम्नलिखित शर्तों पर हुई। क्या शर्तें थी? पहला जो शर्त था, अगर बात करें तो शिवाजी के पास जो 35 किले थे उनमें 23 किले और उनके आसपास के इलाके जिनसे प्रति वर्ष 4 लाख हुण की राजस्व की प्राप्ति होती थी, मुगलों को देने थे, तथा अन्य के 12 किले जो थे जिनकी सालाना आय 1 लाख हुण थी। इस शर्त पर शिवाजी के हाथों में रहने थे कि वह दिल्ली के अधिकार में रहेगा और उसके प्रति वफादार बना रहेगा। बीजापुर राज के जो दूसरा शर्त था, बीजापुर राज के 4 लाख हुण की आय के जो क्षेत्र शिवाजी के पास थे वे उसे छोड़ दिए गए। इसके अतिरिक्त बालाघाट क्षेत्र के 5 लाख हुण की आय वाले जिन क्षेत्रों पर शिवाजी की नजर थी और जिसे जीतने का मंसूबा बांध रखा था, उन पर भी उसका दावा स्वीकार कर लिया गया। इनके स्थान पर उस सम्राट को जो है 40 लाख हुण जो है किस्तों में अदा करने थे। शिवाजी का अनुरोध क्या था कि उसे सम्राट की व्यक्तिगत सेवा से मुक्त रखा जाए। तो शिवाजी का जो अनुरोध था, उन्होंने अनुरोध किया कि सम्राट की जो व्यक्तिगत सेवा है इस सेवा से उनको मुक्त रखा जाए, मतलब फ्री रखा जाए। इसलिए उसके स्थान पर उसके नाबालिग बेटे संभाजी को जो है 5000 का मनसब प्रदान किया गया। परंतु शिवाजी ने वचन दिया कि अगर मुगल दक्कन में कोई युद्ध लड़ेंगे तो वह व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल होंगे। जय सिंह ने शिवाजी को आगरा जाकर सम्राट से मिलने के लिए राजी किया, परंतु शिवाजी की यह यात्रा सर्वथा जो है निष्फल साबित हुई। दरबार में शिवाजी को जो है 5000 मनसबदारों का दर्जा दिया गया, जो दर्जा उनके नाबालिग पुत्र को भी दिया गया था। इसे शिवाजी ने अपना जो है अपमान समझा। शिवाजी का प्रशासन एवं उनकी जो उपलब्धियां थी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शिवाजी 4 लाख हुण की सालाना आमदनी वाले 23 किले मुगलों के हाथों में जो है दे बैठे थे और इस क्षति की किसी भी प्रकार की भरपाई नहीं की जा सकती थी। वह मुगलों के साथ फिर से प्रतिद्वंदिता की भावना जो है पालने लगे और 1670 ईस्वी में उन्होंने सूरत को पुनः लूटा। अगले 4 वर्षों के दौरान उन्होंने पुरंदर सहित अपने अनेक किले मुगलों से जीत लिए और मुगलों के प्रदेशों में विशेष रूप से खानदेश और बरार में अंदर तक जो है आक्रमण किए। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में विधिवत राज मुकुट धारण किया। अब वह मराठा सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे तथा अपने राज के विस्तार और सेना की विशालता की दृष्टि से जीर्ण शीर्ण दक्कनी सुल्तानों की बराबरी के दर्जे का दावा कर सकते थे या करने लगे थे। देखिए, राज तिलक का संस्कार संपादित कराने वाले पुरोहित गंगा भट्ट ने विधिवत यह घोषणा की कि शिवाजी उच्च वर्गीय क्षत्रिय हैं। यह घोषणा कर दी गई। शिवाजी चूंकि अब स्वतंत्र शासक थे, इसीलिए वह दक्कनी सुल्तानों के साथ किसी बागी सरदार की तरह नहीं बल्कि समकक्ष राजा के रूप में संधि संबंध स्थापित कर सकते थे। शिवाजी ने बीजापुर यानी कर्नाटक पर आक्रमण करने की योजना बनाई,
कुतुब शाह ने अपनी राजधानी हैदराबाद में शिवाजी का भव्य स्वागत किया और दोनों के मध्य एक औपचारिक समझौता हो गया, जिसमें तय हुआ कि कुतुब शाह शिवाजी को आर्थिक सहायता के तौर पर सालाना 1 लाख खून यानी लगभग 5 लाख रुपया देगा और मराठा दरबार में अपना एक दूत रखेगा। कर्नाटक में जो प्रदेश जीते जाएंगे तथा लूट का जो माल प्राप्त होगा वह सब दोनों आपस में बराबर बराबर जो है बांट लेंगे। कुतुब शाह ने शिवाजी की सहायता के लिए एक सैनिक टुकड़ी और तोपखाना प्रस्तुत किया तथा साथ ही उनकी सेना के खर्च के लिए जो है एक धनराशि भी दी। यह संधि शिवाजी के लिए बहुत अनुकूल थी। उसने बीजापुरी जो अधिकारी थे इनसे जिंजी और वेलूर छीन लिए और जो क्षेत्र उसके सौतेले भाई एकोजी के हाथों में थे उन्हें भी जीत लिया। कर्नाटक पर आक्रमण शिवाजी की आखिरी बड़ी सैनिक कार्रवाई थी। कर्नाटक अभियान से लौटने के कुछ ही दिन बाद जो है 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस बीच उन्होंने एक ठोस शासन प्रणाली की नींव डाली थी। शिवाजी की शासन प्रणाली बहुत हद तक जो है दक्षिणी राज्यों के प्रशासनिक तौर तरीकों से उधार ली हुई थी। शिवाजी ने 8 मंत्री नियुक्त किए जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टप्रधान कहा गया है, ठीक है। और मंत्रियों के इस समूह का स्वरूप मंत्री परिषद वाला नहीं था, क्योंकि प्रत्येक मंत्री सीधे राजा का प्रति उत्तरदायी था। तो शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, पहला जो था मजूमदार अमात्य जिसे कहते थे, मजूमदार या अमात्य, यह जो था वित्त मंत्री था। वेतन 12,000 हुण प्रतिवर्ष था इसका। सुमंत या दबीर विदेश विभाग या दरबारी शिष्टाचार का इसके पास विभाग था। सुरुनवीस या चिटनीस जिसे सचिव कहते थे, इसका विभाग था पत्राचार विभाग। और पेशवा यानी प्रधानमंत्री अष्टप्रधान का प्रमुख जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक और सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके बाद वाकिया नवीस मंत्री या आधुनिक गृह मंत्री के समान था। इसके बाद न्यायाधीश, ये न्याय विभाग का प्रधान था। सेनापति या सर ए नौबत ये सेना का प्रधान होता था। पंडित राव धर्म व दान विभाग का ये प्रमुख थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो विशेष में शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न ही अस्थायी थे और न ही आनुवांशिक थे। वे राजा के इच्छा पर्यंत इन पदों पर रहते थे, राजा के इच्छा के अनुसार रहते थे। सभी अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया जाता था। इन अधिकारियों के लिए जागीर की व्यवस्था नहीं थी तथा उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री वित्त व्यवस्था व सामान्य प्रशासन संभालने वाले पेशवा और सेना के लिए जिम्मेदार सर ए नौबत यानी सेनापति थे। पेशवा की तरह सेनापति का पद भी काफी सम्मानजनक था तथा यह पद प्रमुख मराठा सरदारों को दिया जाता था। मजूमदार राज का लेखपाल था। संभवतः वाकिया नवीस पर गुप्तचरी, डाक विभाग और राजकीय गृहस्थी की देखरेख की जिम्मेदारी थी। सुरु नवीस या चिटनीस हिसाब किताब में राजा की मदद करता था, हेल्प करता था। दबीर दरबार के कायदे कानूनों की देखरेख करता था और बाहरी शक्तियों से संबंधों के मामलों में राजा की सहायता करता था। न्यायाधीश और पंडित राव जो हैं ये क्रमशः न्याय व्यवस्था और परमार्थिक दोनों के लिए जिम्मेदार थे। शिवाजी अपने अस्थायी सैनिकों को नगद वेतन देने के पक्ष में था। हालांकि कभी कभी सरदारों को राजस्व दान यानी सरंजाम दिए जाते थे। सेना में कठोर अनुशासन था। किसी स्त्री या नर्तकी को सेना के साथ ले चलने की आज्ञा नहीं थी। युद्ध में प्रत्येक सिपाही के द्वारा लूटे गए माल का पूरा हिसाब रखा जाता था। अस्थायी सेना यानी पागा में 30 से 40,000 घुड़सवार शामिल थे जो हवलदारों की कमान में काम करते थे। हवलदारों को निश्चित वेतन दिए जाते थे। देखिए, किलों की देखरेख बहुत सावधानी से की जाती थी। उनकी हिफाजत के लिए प्यादे तैनात किए जाते थे। और 1679 ईस्वी में अनाजी दत्तों ने नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम पूरा किया। शिवाजी ने अपने राज के निकट मुगल क्षेत्रों पर एक कर लगाकर अपनी आय में वृद्धि की। यह कर भू राजस्व का 1/4 होता है, इसीलिए इसे चौथाई या चौथ कहा जाने लगा। शिवाजी न केवल एक कुशल कह सकते हैं कि युद्ध नीतिज्ञ और चतुर कूटनीतिज्ञ साबित हुए, बल्कि उन्होंने देशमुखों की शक्ति पर अंकुश लगाकर एक शक्तिशाली राज का शिलान्यास भी किया।
सेना उनकी नीतियों को अंजाम देने का एक प्रभावकारी उपकरण था, क्योंकि उस समय जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंचना सबसे ज्यादा महत्व रखता था। सेना अपने वेतन के लिए बहुत हद तक पड़ोसी क्षेत्रों की लूट पर निर्भर थी। ठीक है, इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में विदेशी यात्रा के वृत्तांत के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए। पीडीएफ के संबंध में जो है वहां पे जो है अपडेट को जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे अपडेट कर दिया गया है, आप वहां से जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।